आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है टेंशन एंड स्ट्रिंग, जिसमें आपका वीडियो लेक्चर 3.2 ही है और उसका ये है सब टॉपिक। ठीक है, टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन स्ट्रिंग। पहले देख लें कि टेंशन क्या होता है। टेंशन जो है वो एक रिएक्शनल फोर्स है। टेंशन क्या है? एक रिएक्शनल फोर्स है। ठीक है, फर्ज करें आपके पास क्या है, ये स्टैंड है। ठीक है, ये स्टैंड है और इसके साथ आपने एक जो मैस है उसको टाइट किया हुआ है। ठीक है, यानी कि उसको आपने बांधा हुआ है। ये आपके पास क्या है? मैस है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है या एक बॉडी है जिसको आपने स्ट्रिंग के साथ बांधा है। ठीक है, अब ये जो मैस है इसके ऊपर जो है वो ग्रेविटी एक्ट कर रही है। ठीक है, यानी कि उसके ऊपर क्या है? वेट लग रहा है। ठीक है, अब इसको बैलेंस करने के लिए इस स्ट्रिंग में क्या है? दूसरी चीज़ टेंशन। ठीक है, इस स्ट्रिंग में दूसरी चीज़ क्या है? टेंशन है। अब इसके ऊपर वेट लगने वाला, ठीक है, यानी फोर्स जिसने इसे नीचे की तरफ किया हुआ है। ठीक है, नीचे की तरफ रखा हुआ है, और जो टेंशन जिसने इसे ऊपर की तरफ बांध के रखा हुआ है, यानी इन दोनों ने मिलके इस मैस को इक्विलिब्रियम स्टेज पे रखा हुआ है। ठीक है, अब जैसे ही इसके ऊपर जितनी फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन भी होगा। ठीक है, ये तो है आपके पास के टेंशन क्या होती है कि टेंशन जो है वो एक रिएक्शनल फोर्स है जो फोर्स के एक्ट करने पे, ठीक है, जो मैस के ऊपर ग्रेविटी के एक्ट करने से जो टेंशन है स्ट्रिंग के अंदर, उसने उसी ऑब्जेक्ट को रिएक्शन के तौर पे उसको टाइट करके यानी इक्विलिब्रियम स्टेज पे रखा हुआ है, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है उसी डायरेक्शन में क्या है? एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब जो हमारे पास रिएक्शनल फोर्स है इसका क्या काम है? ये सपोर्ट करती है। ठीक है, ये सपोर्ट करती है किसको? कि कोई भी ऑब्जेक्ट है या बॉडी है उसको इक्विलिब्रियम स्टेट में रखने का। ठीक है, सपोर्ट बॉडी टू कीप इन इक्विलिब्रियम स्टेट। कि इस रिएक्शनल फोर्स का यानी कि इस टेंशन का क्या है कि ये बॉडी को सपोर्ट करती है उसको इक्विलिब्रियम स्टेट में रखने की। इसमें हम दो केसेस जो हैं उसको डिस्कस करेंगे। जो टेंशन और एक्सेलरेशन है स्ट्रिंग में, इसमें हम सिर्फ दो केसेस को डिस्कस करेंगे। पहला केस क्या होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वर्टिकली ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मूव करेंगे, और दूसरे में जो टू मैसेज जो हैं वो वर्टिकली हैंग होंगे, और जो केस 2 होगा उसमें हमारे पास क्या होगा? 1 वर्टिकली होगा। ठीक है, और सेकंड जो होगा वो हमारे पास हॉरिजॉन्टली होगा। ठीक है, इसको हम ज़रा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से केसेस हैं। पहले आप केस 1 देख लें। केस 1 क्या है? वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज। केस 1, vertical motion of two bodies attached to the ends of string that passes over on a frictionless pulley। ठीक है, पुली क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि कुएं के अंदर एक बकेट से लटक रही होती है, एक गोल सा चक्कर होता है, उसके ऊपर रस्सी होती है, जिसके ऊपर वो जो रस्सी होती है ना, ये जो गोल सी शेप में होती है, इसको पुली का नाम दिया गया है। वो कह रहे हैं कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, और उसके ऊपर हमारे पास क्या है? दो मैसेज जो हैं वो हमने अटैच किए हुए हैं यानी बांधे हुए हैं। ठीक है, एक मैस 2 है और एक मैस 1 है और एक मैस 2 है। ठीक है, ये आपके पास पुली है। ठीक है, अब ये फ्रिक्शन लेस है, इसकी जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ है, इसमें कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है जो इसको रगड़ में या कि इसको रगड़ने में हेल्प करेगी या इनको मूव करने में रुकावट या रेजिस्टेंस पैदा करेगी। इसमें ऐसे कोई फोर्स नहीं है। इसकी जो सरफेस है वो क्या है? बिल्कुल स्मूथ सरफेस है। ठीक है, पुली की जो सरफेस है वो क्या है? बिल्कुल स्मूथ है, और उसके ऊपर एक स्ट्रिंग है जिसके साथ हमने दो मैसेज बांधे हुए हैं। एक मैस 1 है, ठीक है, और एक मैस 2 है। ठीक है, अब जो मैस 1 है, सपोज करें कि इसका जो वेट है वो क्या है? वो ज़्यादा है मैस 2 की निस्बत। ठीक है, मैस 1 का जो वेट है वो मैस 2 की निस्बत ज़्यादा है। ये मैस 1 है, मैंने बताया था कि इसके ऊपर जो है
वो फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है, ग्रेविटी एक्ट कर रही है। वो हमने क्या पढ़ा था, वेट इज इक्वल टू mg, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा m1g। मैस 1 है तो इसलिए m1g, और ये मैस 2 है तो ये क्या हो जाएगा m2g, ठीक है। और इसके अंदर ही हमारे पास क्या है, एक टेंशन है, ठीक है, जो इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किए हुए है। इसके अंदर ही हमारे पास क्या है, एक टेंशन है जिसको अपवर्ड डायरेक्शन में इसने रखा हुआ है, जो एक रिएक्शनल फोर्स है, और इसकी एक्सेलरेशन जो है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। इसके साथ ही हमारे पास जो मैस 2 है, इसमें भी हमारे पास सेम टेंशन है, इसमें भी हमारे पास सेम टेंशन है। जो इस स्ट्रिंग में टेंशन थी, सेम वैसे ही स्ट्रिंग में टेंशन है, क्योंकि जिस तरह इस स्ट्रिंग ने इस मैस को अपवर्ड डायरेक्शन में रखा हुआ है, उसी तरह इस स्ट्रिंग ने इस मैस को भी अपवर्ड डायरेक्शन में रखा हुआ है, ठीक है। और इसका जो मैस है, जो एक्सेलरेशन है, वो भी इसके फोर्स की तरफ ही होगा, ठीक है। और इसका जो एक्सेलरेशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इसका वेट जो है वो क्या है, कम है, ठीक है। ये तो आपके पास हो गई कि हमारे पास जो उसने डिस्कस किया कि हमने किस तरह से उसे एक पुली के साथ। अब हम बात करते हैं डेरिवेशन की, ठीक है। अब हमारी बात आ जाती है डेरिवेशन पे, कि हम इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं किस तरह से जो है मैस 1 और मैस 2, यानी कि इसमें से हमने एक्सेलरेशन और टेंशन को किस तरह से निकालना है। पहले देखें, हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, ये बॉडी ए है और ये क्या है, बॉडी बी है। ए बी भी आप नाम दे सकते हैं, और मैस 1 मैस 2 भी आप कह सकते हैं। पहले देखें नेट फोर्स, ठीक है, नेट फोर्स ऑन बॉडी ए। बॉडी ए पे जो नेट फोर्स है वो क्या होगी, अब देखें ये जो बॉडी ए है, आपने इसको नहीं देखना, सिर्फ इसको देखना है। इस पे देखें आपके पास जो है वो टेंशन कम है, ठीक है, टेंशन कम है, इसका वेट ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है। और ग्रेविटी ने इसको अपनी तरफ ज़्यादा खींचा है। जब ग्रेविटी ने इसको अपनी तरफ ज़्यादा खींचा है तो मतलब क्या है कि इसका वेट जो है वो ज़्यादा है, यानी कि हमारे पास m1g जो है वो पहले आ जाएगा, और जो टेंशन है वो इसमें कम है, जो टेंशन है वो इसमें क्या है, कम है। तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, उसमें से हम टेंशन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, फोर्स। यानी कि जो फोर्स है वो हमारे पास किसके इक्वल है, F इज इक्वल टू m1g माइनस टी के, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जो फोर्स है वो ma के इक्वल होती है, ठीक है, ma के इक्वल होती है। इसको अगर हम ma के इक्वल रख लें, मैस 1 है तो यहाँ पे भी हम a ही लिखेंगे, m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसी तरह हम देख लें नेट फोर्स ऑन बॉडी बी, ठीक है। बॉडी बी पे नेट फोर्स हमारे पास क्या है, अब ये देखें ये बॉडी बी है, इसमें हमारे पास टेंशन ज़्यादा है, इसमें हमारे पास टेंशन ज़्यादा है। मैस कम होने की वजह से जो ग्रेविटी है वो इस पर क्या हो रही है, कम एक्ट कर रही है, ठीक है। इस पर ग्रेविटी जो है वो कम एक्ट कर रही है। ग्रेविटी के कम होने की वजह से, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कम होने की वजह से जो टेंशन है वो ज़्यादा हो गई है, क्योंकि इसने जो ज़्यादा है वो मैस को अपनी तरफ खींचा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, T माइनस m2g। सेम वैसे ही अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू m2g, m2a इज इक्वल टू m2g। ये हमारे पास T माइनस m2g, ठीक है, m2a इज इक्वल टू T माइनस m2g। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। हमने दो इक्वेशंस निकाल ली, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि अब बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड करना है और हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है, m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी, ठीक है। m2a इज इक्वल टू t माइनस m2g। अब देखें ये हमारे पास जो t है वो पॉजिटिव में है, ये t हमारे पास क्या है, माइनस में है। अगर आप इसको बिल्कुल सामने आमने सामने लिखते हैं, इकट्ठा करके लिखेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से बनेगी, माइनस टी
प्लस टी, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए। अब ये देखें m1a प्लस m2a, ठीक है, इज इक्वल टू m1g माइनस m2g। इसमें से हम जो a है उसको कॉमन ले लेंगे, a इंटू m1 प्लस m2 क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों में क्या है, सेम है। a इंटू m1 प्लस m2 इज इक्वल टू g इंटू m1 माइनस m2, ठीक है। g को इधर भी लिख सकते हैं और इधर भी लिख सकते हैं। अब हमने एक्सेलरेशन निकालनी है, तो एक्सेलरेशन इधर रहने दें और इसको उधर ले जाएं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1 माइनस m2 और m1 प्लस m2g। ये आपके पास क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गई है, एक्सेलरेशन। अब हमने टेंशन निकालनी है, ठीक है। टेंशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को हम दोबारा से लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या आई थी, m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी। हमारे पास क्या थी, इक्वेशन 2 m2a इज इक्वल टू m2t माइनस m2g। ये हमारे पास क्या थी, इक्वेशन 2 थी। अगर इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करें तो हमारे पास टेंशन आ जाएगी, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड कर लें, m1a डिवाइडेड बाय m2a इज इक्वल टू m1g माइनस टी डिवाइडेड बाय t माइनस m2g, ठीक है। यहाँ पे देखें हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो सेम आ रही है दोनों साइड पे, ठीक है। एक्सेलरेशन हमारे पास सेम आ रही है, इसको हम क्या कर देते हैं, कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो टेंशन है वो कैंसिल आउट नहीं होगी क्योंकि उसके साथ जो फैक्टर हैं वो क्या हैं, वो चेंज है, ठीक है। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। m1t माइनस m2g इज इक्वल टू m2 m1g माइनस टी, ठीक है। अब इनको सॉल्व आउट करें, m1t माइनस m1 m2g इज इक्वल टू m2 m1g माइनस m2t। चूँकि हमने टेंशन मालूम करनी है तो हम टेंशन की जो वैल्यूज़ हैं उसको हम एक साइड पे कर लेंगे, ठीक है। टेंशन की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सबको हम एक साइड पे करते हैं, m1t माइनस m2t, ठीक है। और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगी, m1, ये इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। पहले तो हमारे पास है m1 m2g प्लस m1 m2g, ठीक है। यहाँ पे हम टेंशन को हम कॉमन ले लेते हैं, m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 2m1 m2g, ठीक है। टेंशन को इधर ही रहने दें, ठीक है। और इसको हम इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड, 2m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। ये आपके पास क्या आ गई है, ये टेंशन आ गई है, ठीक है। इसके बाद हम जो है वो अपना दूसरा केस डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है कि अगर हमारे पास, इसमें हमने एक्सेलरेशन भी मालूम कर ली है, ठीक है, टेंशन भी मालूम कर ली है कि हमारे पास केस 1 में अगर 2 वर्टिकल बॉडीज़ हों तो उसकी एक्सेलरेशन क्या आएगी और टेंशन क्या आएगी। और अब हम बात करते हैं केस 2 की। हम अपने केस 2 की तरफ जाते हैं जिसमें हमारे पास एक जो मैस है, ठीक है, उसमें भी हमारे पास 2 ही मैसेज हैं, लेकिन एक मैस वर्टिकली होगा और दूसरा मैस कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टली होगा। केस 2 देखें, मोशन ऑफ 2 बॉडीज अटैच टू एंड्स ऑफ स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर फ्रिक्शनलेस पुली such that one moves vertically and the other moves on a smooth surface, horizontal surface। कि आपके पास एक टेबल है, ठीक है, ये क्या है, एक टेबल है, ठीक है। इसके ऊपर आपके पास एक मैस पड़ा हुआ है,
ठीक है। एक यहाँ पे आपके पास क्या है, पुली है, ठीक है। ये भी फ्रिक्शनलेस पुली है, इसकी सरफेस भी क्या है, स्मूथ है, इसमें भी कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी मूव करने में। तो ये जो मैस है ये इस पुली एक स्ट्रिंग है, एक मैस इधर है और दूसरा मैस इधर है, ठीक है। ये हमारे पास मैस 1 है, ये हमारे पास मैस 2 है। इसके ऊपर यही हम इसे कह सकते हैं M1G, ठीक है। इसके ऊपर भी वेट एक्ट कर रहा है और ये हमारे पास क्या है, M2G, इसके ऊपर भी जो वेट है वो एक्ट कर रहा है, या कहने को जो ग्रेविटी है वो एक्ट कर रही है। इसकी जो टेंशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, और जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी के डायरेक्शन में है, ठीक है। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो टेंशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, क्योंकि इस मैस को उठा के रखा हुआ है किसने, टेबल ने। इस मैस को किसने उठा के रखा हुआ है, टेबल ने, इसलिए इसकी जो टेंशन है वो ऊपर की तरफ है। लेकिन इसकी जो एक्सेलरेशन है वो हॉरिजॉन्टली है। इसकी एक्सेलरेशन क्या है, हॉरिजॉन्टली है। हॉरिजॉन्टली क्यों है, क्योंकि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, आपने पढ़ा जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के, या जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के, ठीक है। तो जिस तरफ को मूव करेगा ऑब्जेक्ट उसी तरफ उसकी क्या होगी, एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होगी। जब ये ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसकी एक्सेलरेशन भी क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही प्रोड्यूस होगी। अब हम इसमें हमारे पास देख लें डेरिवेशन के, सेम उसी तरह हमने इनकी भी दोनों बॉडीज़ की क्या निकालनी है, दो इक्वेशंस बनानी है। पहले हम बॉडी ए की देख लेते हैं। हमारे पास जो नेट फोर्स है बॉडी ए पे क्या होगी, नेट फोर्स ऑन बॉडी ए, ठीक है, कि जो हमारे पास बॉडी ए है ये वाली, ठीक है, ये जो हमारे पास बॉडी ए है इसमें देखें हमारे पास मैस है, ठीक है, वर्टिकली है, इसको ग्रेविटी ने अपनी तरफ खींचा हुआ है, तो इसका मैस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं M1G, और टेंशन जो है वो इसमें कम है, M1G माइनस T। सेम वैसे ही जैसे हमने पिछले केस में किया था, मैस 1 में टेंशन कम थी और जो इसका वेट था या जो उसकी ग्रेविटी थी वो क्या थी, वो ज़्यादा थी। किस वजह से, क्योंकि ग्रेविटी ने यानी कि ज़मीन ने उसे अपनी तरफ ज़्यादा खींचा हुआ था, जिसकी वजह से उसकी टेंशन क्या हो गई थी, कम हो गई थी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये हमारे पास क्या हो जाएगी, M1G माइनस T इज इक्वल टू M1A। ये हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन 1, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। अब हम देखते हैं बॉडी बी, ठीक है। अब देखें इसको, जब देखें हमारे पास इस पे वेट है, ठीक है, इसने इसे अपनी तरफ कम खींचा हुआ है, ठीक है, और जो इसकी टेंशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, और जो एक्सेलरेशन है वो उसकी हॉरिजॉन्टल में है। तो हमारे पास इसमें सिर्फ जो बॉडी बी है वो क्या होगी, उसमें जो फोर्स है वो किसके इक्वल होगी, नेट फोर्स ऑन बॉडी बी, यानी कि जो बॉडी बी है उसमें नेट फोर्स हमारे पास क्या होगी, सिर्फ T, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास M2A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, T। ये हमारे पास क्या है, सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। सेम उसी तरह इन दोनों इक्वेशंस को आपने ऐड करना है, ठीक है, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने से क्या होगा, M1G माइनस T इज इक्वल टू M1A, ठीक है, T इज इक्वल टू M2A। ये इक्वेशन 1 और 2 को हमने ऐड करना है, ये पॉजिटिव में है ये नेगेटिव में है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, M1G इज इक्वल टू M1A प्लस M2A। इसमें से एक्सेलरेशन कॉमन ले लें, M1G इज इक्वल टू M1 प्लस M2। एक्सेलरेशन चूँकि हमने मालूम करनी है इसको हम इस साइड पे ले आएंगे, A इज इक्वल टू M1G डिवाइडेड बाय, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड M1 प्लस M2। ये हमारे पास क्या आ गई है, एक्सेलरेशन इन स्ट्रिंग व्हेन टू बॉडीज अटैच्ड, वन हॉरिजॉन्टली एंड अदर वर्टिकली, ठीक है। इसके बाद हम टेंशन देखते हैं
कि इस जी को आप यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से ही ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि हमने टेंशन के टेंशन किस तरह से है। टेंशन के लिए भी हमने दोनों इक्वेशंस को जो है वो डिवाइड करना है। ठीक है, पहले हम इक्वेशंस लिख लेते हैं। m1 a इज इक्वल टू m1g माइनस टी, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। m2a इज इक्वल टू t, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 2 है। इन दोनों को हमने डिवाइड करना है। जब हम इसे डिवाइड करेंगे m2a और m1a इज इक्वल टू t m1g माइनस t। ठीक है, इक्वेशन 2 को 1 पे आपने क्या करना है, डिवाइड करना है बाय डिवीजन। ठीक है, बाय डिवीजन बोथ इक्वेशंस। तो क्या आएगा हमारे पास, एक्सेलरेशन सेम आ रही है, इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो बाद में इसको हम वही सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास क्या आएगा, m2 इंटू m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1t। ठीक है, m1 m2g माइनस m2t इज इक्वल टू m1t। अब ये जो m2t है, दोनों तरफ हमारे पास टेंशन है, हमने टेंशन मालूम करनी है। यहाँ से ही हम मालूम नहीं करेंगे, पहले हम इन दोनों टेंशन्स को एक साइड पे लेके जाएंगे। m1 m2g इज इक्वल टू m1 प्लस m1t प्लस m2t। ठीक है, m1 m2g इज इक्वल टू, टेंशन को हम कॉमन में ले लेंगे, m1 प्लस m2। ठीक है, टेंशन हमारे पास कॉमन में आ गई। m1 m2g इज इक्वल टू t m1 प्लस m2। अब इस टेंशन को इधर ही रहने दें। ठीक है, एक साइड पे इसको उठा के इसके नीचे कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टेंशन m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m2g। ये हमारे पास क्या था, ये हमारा आज का टॉपिक था। इस जी को भी आप यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से ही क्या होगा, ठीक होगा। ठीक है, ये था जी हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने टेंशन और एक्सेलरेशन को एक स्ट्रिंग में मालूम किया।